जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये क्लास, ये वीडियो आपको साथियों एग्जाम से पहले अवश्य देखना चाहिए। तो साथियों, मैं कहूंगा कि यहाँ पर हर टाइप का क्वेश्चंस लिया है, यानी कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस उठाया है जहां जहां से एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद सामान्य ज्ञान के, यूपी जीके के, रीजनिंग के और मैथ के, यानी कि सभी विषयों को देखेंगे। जो भी ऑफिशियल सिलेबस है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उन सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि पुलिस के आने से ही चोर, क्या पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुके थे? ये कैसा काल है साथियों, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब साथियों क्या होगा। देखिए, ये सामान्य भूतकाल है या आसन्न भूतकाल है या पूर्ण भूतकाल है या पूर्ण भूतकाल है? तो मैं कहूंगा साथियों ये पूर्ण भूतकाल है। क्यों पूर्ण भूतकाल है? क्योंकि काम यहां पर पूरा हो चुका है, चोर भाग चुके थे, तो कुल मिला के ये भूतकाल हो जाएगा, और काम पूरा हो चुका है तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आंसर जिनका भी सी है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि वो जाता तो मैं भी जाता, इसमें कौन सा काल है मुझे बताइए। तो अगर बात करें, देखिए अगर बात करें यहां पर कौन सा काल हो जाएगा, हेतु मत भूतकाल हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सदैव पुल्लिंग में प्रयोग जाने वाला, यानी कि ऐसा शब्द कौन सा है जो हमेशा पुल्लिंग में ही इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। चलिए, मैं कहूंगा साथियों उल्लू एक ऐसा शब्द है जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है कि मेरी कमर में बहुत दर्द है, ठीक है ना। यहां पर रेखांकित शब्द का लिंग आपको बताने, यानी कि कमर का आपको लिंग बताना। मैं कहता हूं कि किसी शब्द के साथ अगर कैसा शब्द आ रहा है तो वो पुल्लिंग होता है, लेकिन अगर किसी शब्द के साथ कैसी शब्द आ रहा है तो वो स्त्रीलिंग होता है। तो कमर कैसी है, कैसी का इस्तेमाल आ गया, यानी कि ये आपका एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर कि शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में साथियों क्या प्राप्त होता है, मुझे बताइए। देखिए, अगर शीतल शब्द का संधि विच्छेद करेंगे ना तो साथियों यहां पर शीत अलग हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद ऐसे होगा, शीत अलग हो जाएगा और ला अलग हो जाएगा, यानी कि इसका प्रत्यय क्या निकलेगा साथियों, ला निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका अगर आंसर है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा, मुझे बताइए। अगर बात करें साथियों, कृपा अलग हो जाएगा और आलू अलग हो जाएगा, और आलू क्या हो जाएगा, यही तो आपका साथियों प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद देखिए परि उपसर्ग से बना शब्द इसमें से कौन सा है, मुझे बताइए। देखिए, क्या परि यहां पर लगा हुआ है, यहां पर तो प्रति लगा हुआ है, ठीक है ना, यहां पर भी नहीं लगा हुआ, यहां पर भी नहीं लगा हुआ। मैं कहूंगा परिष्कार की अगर बात करें साथियों तो यहां पर परि उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ मैं कहूंगा कि आपका आंसर साथियों बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, विसंगति शब्द में उपसर्ग क्या होता है साथियों। देखिए, संगति अलग हो जाएगा, क्या बचेगा, वी बचेगा, और वी शब्द आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से उपसर्ग हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। उपसर्ग जो होता है साथियों, ये शब्द का क्या साथियों अगर बात करें, ये शब्द का शुरू वाला अंश होता है, ठीक है ना, पहला वाला, और प्रत्यय जो होता है ये साथियों अंत वाला एक तरीके से पार्ट होता है शब्द का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई साथियों क्या कहलाई जाती है, मुझे बताइए। तो अगर बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो वर्ण कहा जाता है। क्या वर्ण कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल है कि पा और फा ये किस प्रकार के वर्ण है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं ये साथियों अघोष वर्ण है, पा और फा। उसके बाद देखिए कि इनमें से किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों, देखिए इनमें से साथियों किसको नहीं मिला ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आगे को भी मिला था, कृष्ण सोपती को भी, अमृता प्रीतम को भी, लेकिन मैथिली चरण गुप्त को नहीं मिला था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारतेंदु ने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में कौन सी रचना लिखी थी। तो अगर बात करें साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या रिपनाष्टक ये किसकी साथियों रचना है, ये भारतेंदु की है। किसकी प्रशंसा में लिखी थी, तो लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखी थी, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों यहां पर अगर बात करें, मैंने हर एक टाइप का सवाल लिया है क्योंकि आपका एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है, वैसे अगर वैकेंसीज की हम बात करते हैं तो उसमें हर साल वैकेंसीज आती है, ठीक है ना, लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम है कि 5-5 साल साथियों हो जाते, कोई वैकेंसी का जिक्र नहीं होता है। तो साथियों आप इस बार 60,000 आपकी वैकेंसी निकली है, और मेरा मानना है कि आपको कुछ भी करना पड़े इसमें आपको सिलेक्शन लेना चाहिए, और हर हालत में लेना चाहिए। आपको कुछ भी करना पड़े सिवाय गलत काम के,
गलत काम से अगर आप गलत काम करके अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मेरा मानना है कि एंड में आप जाके फंस जाओगे, कहीं ना कहीं फंसो, मेडिकल में फंसो या हो सकता है जॉब के बाद फंसो, तब भी फंस सकते हो, लेकिन ज्यादातर तो पहले फंस जाओगे। इसलिए गलत तरीके से आपको कभी भी सिलेक्शन नहीं लेना है, आपको अपनी मेहनत से साथियों सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना, मेहनत से साथियों आपको सिलेक्शन लेना है। तो कुल मिला के साथियों 60,000 में से एक सीट आपकी पक्की करवा दूंगा, यानी कि अगर आप मेरे साथ मेहनत करते हैं तो कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती 60,000 में से एक सीट लेने से। तो कुल मिला के साथियों मैं आपको हर बार कहता हूं और आज भी कहूंगा, अगर आपको जो भी सब कुछ कंप्लीट करना है तो मेरी लगभग जो 15 दिन की क्लासेस हैं उनको देख लीजिए, क्योंकि इस अभी जो लास्ट 15 दिन से ही लगभग आपकी एग्जाम डेट आई है, तो इन 15 दिनों में मैंने पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश की है, चाहे वो हिंदी हो, ठीक है ना, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके जीएस यूपी जीके हो। तो 15 दिन की ये क्लासेस आप ले लीजिए और जब तक आपका एग्जाम है तब तक आप साथियों पढ़ लीजिए। मेरा मानना है कि जब एग्जाम हॉल से आप निकलोगे ना तो आपके चेहरे पर साथियों एक अजीब सी क्या मुस्कुराहट होगी, क्या मुस्कुराहट होगी साथियों आपके फेस पर, और मुस्कुराहटा वही है जिसको मालूम पड़ जाता है कि मेरा पेपर बहुत शानदार हुआ है, मेरा सिलेक्शन बहुत ज्यादा चांस है हो जाएगा, ठीक है। 99% वो कहता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और जो बंदा एग्जाम हॉल से निकलता है अगर उसको मालूम पड़ जाता है कि मेरा भाई फाइनल मेरा सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि उसे पता है पेपर बहुत शानदार हुआ है, 90% 80% वो करके आया है साथियों, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो चीज मैंने आपको बताई ये आप जरूर फॉलो करेंगे। प्रेम सतसई किसकी रचना है आपसे कुल मिला के पूछी जा रही है। अगर बात करते हैं गुलाब सिंह की, तो गुलाब सिंह की रचना है या भारतेंदु हरिश्चंद्र की या गोप की है या ऐश्वर्य प्रसाद की है, तो मैं कहूंगा गुलाब सिंह की है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों कि कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है। आप सभी लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद हैं, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सूरदास के काव्य किस भाषा में है। यह सवाल आपसे पूछा जाएगा कि सूरदास के काव्य किस भाषा में है, तो सूरदास के काव्य साथियों ब्रज भाषा में है, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि दिए गए शब्दों में से सदा एक वचन में, क्या साथियों सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर मुझे सिर्फ एक शब्द दिख रहा है जो कि एक वचन में इस्तेमाल होगा, मिठासो नहीं हो सकता, कभी मिठास है तो मिठास ही रहेगा, ठीक है, बाकी लेकिन तीनों के यहाँ पर बहुवचन बन सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि नीति शब्द के वचन परिवर्तन का सही रूप क्या होगा, यानी कि नीति का अगर बहुवचन बना दिया जाए तो क्या नीतियों होगा, नहीं नीतियां होगा, बिल्कुल सही साथियों, यानी कि आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कपटी मित्र, इसका मतलब क्या होता है मुझे बताइए। तो कपटी मित्र का मतलब क्या गुदड़ी का लाल होता है, नहीं। क्या आस्तीन का सांप होता है, बिल्कुल सही साथियों। तो कपटी मित्र का मतलब क्या होता है, आस्तीन का सांप होता है, जिनका आंसर यहां पर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए आंख लगना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए। तो गहरी निंद्रा में सोना या नींद आना, देखिए नींद आना सबसे ज्यादा नजदीकी है और यही आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो भविष्य की बात सोचता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए चिंताकुल तो नहीं कहेंगे साथियों, उसको अग्र सोची कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा साथियों, उसको अग्र सोची कहा जाएगा, यानी कि जो भविष्य की बात सोचता हो उसको क्या कहा जाएगा, अग्र सोची कहा जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि जो भविष्य की बात सोचता हो, क्या साथियों जो भविष्य की बात सोचता हो, ये सवाल की अगर बात करें उसको क्या कहा जाएगा, अग्र सोची कहा जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहा जाता है। देखिए ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहा जाता है और जो नहीं रखता है उसको नास्तिक कहा जाता है। दोनों बातें ध्यान रखेंगे। तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है मुझे बताइए। तो बात करें अगर साथियों देखिए 90 ये तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है, लेकिन नग्न शब्द की अगर बात करते हैं साथियों एक तत्सम शब्द है और यही आपका राइट आंसर है। इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव हो जाएगा साथियों नंगा। क्या हो जाएगा, नंगा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आंसर आपका क्या होगा कि घास फूस में समास मुझे बताइए कौन सा समास है। अगर बात करें बीच में योजक चिन्ह लग गया तो यहां पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेलाग में कौन सा समास है मुझे बताइए। अब यहां पर अगर बात करें साथियों बे आ गया, अगर किसी भी शब्द का पहला पद बे आ जाता है तो वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। ये बात भी आप लोग क्या रखेंगे, ये बात भी आप लोग साथियों याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि वाक्य का
प्रकार आपको बताना है, यानी कि बुराई सदैव अच्छाई से परिचित होती आई है। क्या लिखा हुआ है साथियों, बुराई सदैव अच्छाई से पराजित होती आई है। तो इसमें अगर बात करें, इसमें देखिए कर्तृवाच्य नहीं है, भाववाच्य नहीं, इसमें आपका कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल देखिए, अब आपको बताना है कि ये कौन सा वाक्य, क्या साथियों ये कौन सा वाक्य है, मुझे बताइए। कि उसमें अच्छाई थी इसलिए उसका सब जगह आदर सत्कार होता है, तो ये मिश्र वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है। देखिए निषेधात्मक वाक्य नहीं होगा क्योंकि यहां पर नहीं शब्द आता है ना, तो वो आपका निषेधात्मक वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य की अगर बात करें, सरल वाक्य करें। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं कि अगर किसी वाक्य के बीच में आपको इसलिए देखने को मिल जाए, क्या इसलिए देखने को मिल जाए, तो वो आपका कैसा वाक्य हो जाता है, वो आपका एक संयुक्त वाक्य हो जाता है। और यहां पर भी आप लोग देख पा रहे हैं क्या कि उसमें अच्छाई थी इसलिए उसका सब जगह आदर सत्कार होता है, तो मैं कह सकता हूं आंसर जिनका भी है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित विकल्पों में विधानवाचक वाक्य कौन सा है, मुझे बताइए। देखिए राम का मकान उधर है, विधानवाचक थोड़ी ना ये। क्या उसने काम कर लिया, मैंने अब तक कुछ भी नहीं खाया, या जापान एक देश है। देखिए जापान एक देश है ना, ये कैसा वाक्य हो जाएगा साथियों, ये आपका एक विधानवाचक वाक्य हो जाएगा, और यही आपका साथियों क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्योंकि राम का मकान उधर है, देखिए उधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, यानी कि एक संदेह, तो ये संदेहवाचक वाक्य एक तरीके से कहा जा सकता है। क्या उसने काम कर लिया, इसमें भी एक संदेह है। मैंने अब तक कुछ नहीं खाया, ये आपका निषेध है, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। और जापान एक देश है, ये आपका विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों लाइक का बटन दबा दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिए। और देखिए सवाल को कि शिवा को 4 किलो आटा चाहिए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। अब 4 किलो आ जाए, 5 किलो आ जाए, आपको क्या लगा देना है साथियों, परिमाणवाचक लगा देना है। इसलिए राइट आंसर यहां पर जिनका भी है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। माहीन बहुत चालाक लड़की है, वाक्य में प्रविशेषण क्या है, मुझे बताइए। इसमें प्रविशेषण साथियों आपसे पूछा जा रहा है। साथियों अगर देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की जब हम बात करते हैं तो अब दिन तो बचे नहीं है, तो अब आप इन बचे खुचे दिनों में साथियों कैसे आप पढ़ाई करेंगे, मैं कहूंगा एक बार सरसरी तौर से साथियों 2018 से लेकर 2024 तक के सभी शिफ्ट्स को देखकर चले जाइएगा। यानी कि इनका हल सहित आपको पीडीएफ दी जा रही है। क्या हल सहित साथियों आपको इनकी पीडीएफ दी जा रही है। उसके अलावा अगर बात करते हैं 10 प्रैक्टिस पेपर आपको दिए जा रहे हैं। क्या 10 प्रैक्टिस पेपर आपको दिए जा रहे हैं साथियों। उसके अलावा यूपी की करंट अफेयर भी आपको दी जा रही है। क्या यूपी की करंट अफेयर भी आपको दी जा रही है। ये दोनों पीडीएफ साथियों आपको दी जा रही है सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में। कैसे इन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का। उस लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं साथियों तो वहां पर व्हाट्सएप पर आप हमारे आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजकर आप इन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों सरसरी तौर से फटाफट देखकर चले जाइएगा एग्जाम देने। एग्जाम मेरा मानना है कि आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए तो कुल मिला के अगर बात करें, देखिए यहां पर अगर बात करें माहीन एक लड़की है, ये बहुत चालाक लड़की है, तो चालाक विशेषण हो जाएगा। विशेषण की विशेषता बता रहा है बहुत शब्द, तो बहुत आपका प्रविशेषण हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। पोलैंड की राजधानी क्या है साथियों, मुझे बताइए। तो अब अगर बात करते हैं साथियों, ठीक है ना, अब अगर बात करें, अब आपके सामान्य ज्ञान के यहां पर क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन आपके शुरू हो चुके हैं सामान्य ज्ञान के। तो वार्सो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पोलैंड की राजधानी है। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्राचीन अंतरंजी खेड़ा से संबंधित है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, बिजनौर की बात चल रही है, झांसी की, बरेली की, एटा की, तो एटा आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब। चले साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है स्वावलंबन 2.0 किसने शुरू किया। तो ये साथियों नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है स्वावलंबन 2.0। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी के ऊपर आए चक्रवात मिचोंग का नाम किसके द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर रखा गया है। तो किस देश ने साथियों ये नाम दिया है, म्यांमार ने ये नाम दिया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय स्थापित है। तो कहां की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात चल रही है। यानी कि यूपी के वाराणसी में व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय स्थापित है। उसके बाद देखिए कि प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन ये कहां से होकर नहीं गुजरती है। डायरेक्ट कई बार डिक्टो आपसे सवाल पूछा गया है, तो नाइजीरिया से होकर नहीं गुजरती है। चलिए
उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है इंस्पिरेशंस फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, जया जेटली है। क्या जया जेटली इस पुस्तक के लेखक है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा हिमालय की किस सीमा से लगती है। तो साथियों शिवालिक से लगती है। किससे लगती है, शिवालिक से लगती है। आंसर आपका सी हो जाता है। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत नेपाल शांति व मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो कब की बात चल रही है, 1950 की बात चल रही है और ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन गर्म दल का नेता नहीं है। देखिए कौन गर्म दल का नेता नहीं है, अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं, अरविंद घोष भी हैं, लेकिन साथ ही गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में मानस राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर स्थित है। तो यह कहां पर स्थित है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको असम बताना है, क्योंकि असम में ही है मानस राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है। तो कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है साथियों, शक्ति कहा जाता है। यह सवाल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो शक्ति आपको बताना है। अगला सवाल देखिए कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, मुझे बताइए। साथियों जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ये सभी के सभी क्वेश्चन एक तरीके टॉप लेवल के साथियों क्वेश्चंस हैं। और जो भी साथियों मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चाहे अभी आने वाले समय में रीजनिंग आपको पढ़ाऊं या मैथ आपको पढ़ाऊं, सभी साथियों एक तरीके से संभावित क्वेश्चन है, एक तरीके से साथियों सभी के सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो मेरा मानना है कि इन सभी क्वेश्चंस को आप देखा करिए। एग्जाम तक साथियों जो भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं उन सभी क्लासेस को देखिए और अपने एग्जाम को साथियों अच्छे तरीके से क्रैक कीजिएगा। चलिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों फोटोवोल्टिक, क्या आप लोग ध्यान रखेंगे, फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा किया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल के निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो धर्मपाल की अगर बात करते हैं, राजा धर्मपाल के द्वारा ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों वत्स नामक महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि किस पंचवर्षीय योजना ने देश की आर्थिक वृद्धि में बढ़ोतरी की। तो किसकी बात चल रही है साथियों, सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात चल रही है, यानी कि सातवीं पंचवर्षीय योजना ने देश की आर्थिक वृद्धि में बढ़ोतरी की बात आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए, आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, स्टीफन हॉकिंग के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ, माजुली, ठीक है ना। यानी कि कौन सी नदी में विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, बसा हुआ नदी द्वीप है। तो अगर बात करें साथियों यहां पर देखिए माजुली ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, यानी कि माजुली नदी द्वीप है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम भारत में पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो अगर बात करें 73वां संविधान संशोधन है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत में पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए कौन सा संवैधानिक निकाय राष्ट्रपति को करों की शुद्ध आय के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण के बारे में अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, वित्त आयोग की बात चल रही है। यह सवाल इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग आप लोग ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है उसका आंसर आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम साथियों ये कब शुरू किया गया, मुझे बताइए। तो ये कब शुरू किया गया, 1952 में शुरू किया गया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जिनका भी साथियों आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा कि आपका आंसर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों जो लोग भी यहाँ पर चैनल पर नए हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बार सिलेक्शन आपका हो, आप अच्छे तरीके से साथियों सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को साथियों शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथियों तभी तो आपको वो कंटेंट मिलेगा जो कंटेंट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए कि 1 नवंबर 1961 को भारत ने महिलाओं के आर्थिक अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 3 पर घोषणा की पुष्टि की थी, या साथियों महिलाओं के नागरिक अधिकारों पर कन्वेंशन या महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर कन्वेंशन। तो मैं कहूंगा साथियों कि आंसर आपका सी के साथ जाए, क्योंकि 1 नवंबर 1961 को
भारत ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 3 पर घोषणा पुष्टि की थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? तो Zn की अगर साथियों बात करते हैं, यानी कि जिंक की अगर बात करते हैं साथियों, तो आप लोग ध्यान रखें। देखिए जिंक क्या है, ये एक रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक क्या होता है? Zn होता है, और इसकी परमाणु संख्या क्या होती है? जिंक की 30 होती है इसकी परमाणु संख्या, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल शामिल नहीं है? तो मैं कहूंगा साथियों कि इलाहाबाद है, आगरा है, झांसी है, लेकिन लखनऊ मंडल शामिल नहीं है। चलिए, क्योंकि लखनऊ मंडल की अगर बात करें तो ये पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देखिए कि एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए उपकरण का नाम क्या होता है? तो साथियों आपकी बाइक वगैरह में लगा होता है ओडोमीटर, उसको कहा जाता है, जो वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। उसके बाद देखिए अब साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो रीजनिंग के आपके यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को देखिए और मुझे बताइए कैसे कितना आपका स्कोर बनता है। तो अब देखिए इस टाइप का एक सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या है साथियों, सबसे पहले JR13 है, MO27 है, PL55 है, और SI क्या साथियों, SI111 यहां पर लिखा हुआ है। तो आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आ सकता है। शानदार क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, और कॉन्सेप्ट जो निकलेगा वो भी बहुत साथियों उम्दा निकलेगा। अब यहां पर अगर बात करें, बहुत सिंपल सा है, देखिए जे होता है साथियों आपका 10 पर, और ये हो गया M, यानी कि यहाँ पर 3 बढ़ाया गया है, ये साफ साफ आपको नजर आ रहा है। M होता है 13 पर, P होता है 16 पर, फिर से साथियों 3 बढ़ाया गया है, और P होता है 16 पर और S होता है 19 पर, यानी कि यहां पर फिर 3 बढ़ाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर भी 3 बढ़ाया जाएगा। तो S होता है 19 पर, ठीक है ना। जब 3 बढ़ाएंगे साथियों तो यहां पर 22 आ जाएगा, यानी कि यहां पर आपका V आ जाएगा। तो V अब देखिए इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में, ठीक है ना। अब यहां पर अब साथियों अगर बहुत ध्यान से देखें हम, तो अब एक काम करिए, अब अंक वाला देख लीजिए कि 13 से 27 कैसे हुआ है, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर, अब सिर्फ आप इतना देख लीजिए कि 13 से 27 कैसे हुआ है, 27 से 55 कैसे हुआ है, 55 से 111 कैसे होता है। मैं कह सकता हूं कि 13 की गुणा साथियों जब हम 2 से करेंगे तो ये 26 आ जाएगा, एक प्लस कर देंगे 27 हो जाएगा। उसी प्रकार 27 दुना साथियों कितना होता है, मैं कह सकता हूं 27 दुना 54 होता है, तो इसकी गुणा 27 गुणा 2 से करेंगे, एक प्लस कर देंगे 55 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर बात करें साथियों 55 दुना 110 होता है, और एक जोड़ देंगे तो साथियों 111 आ जाएगी, यानी कि 111 की गुणा 2 से कराइए और उसमें एक जोड़ दीजिए। तो मैं कहूंगा 200, ठीक है ना, 222 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो 223 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 223 यहां पर नहीं है, यहां पर है, यानी कि आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला कॉन्सेप्ट देखिए साथियों आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित 4 युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक इसमें से अलग है, जो अलग है वो आपको साथियों बताना है, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, जो आपका बेरिंग सागर है, फिलीपींस सागर है, अरब सागर है, ठीक है ना। यानी कि ये तीनों सागर एक तरीके से साथियों ये किसके, प्रशांत महासागर में है एक तरीके से, लेकिन मृत सागर की अगर बात करें तो ये प्रशांत महासागर में नहीं है, अब नहीं है, तो यही सबसे अलग हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है जो आपका माइंड चेक करेगा साथियों, क्या चेक करेगा, आपका माइंड चेक करेगा। यहां पर सवाल आपका ये है, और A, B, C, D ऑप्शन 4 हैं आपके सामने, यानी कि यहां पर जो रिलेशन आपको दिख रहा है, क्या यहां पर आपको साथियों जो रिलेशन एक तरीके से दिख रहा है कि 8, 88, 96, वही रिलेशन आपको यहां पर बताना है। देखिए 8 से यहां पर 88 हुआ, यानी कि गुणा 11 की गई है। अब 88 से यहां पर साथियों 96 हुआ है, यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों क्या यहां पर हुआ है, मुझे बताइए। देखिए या तो एक काम करिए, क्या एक काम साथियों आप ये करिए, मैं आपको अच्छे तरीके से थोड़ा सा समझा देता हूं। क्या मैं समझा देता हूं कि 8 की गुणा 11 से की गई 88 आया, ठीक है ना, और 8 की गुणा 12 से कर दी जाएगी तो साथियों क्या आएगा, तो 96 आ जाएगा। क्या 12 से, देखिए 8 × 8 = 16 बिल्कुल। तो अब यही रिलेशन, क्या इसकी 11 से गुणा करेंगे तो 99 आएगा बिल्कुल, लेकिन 9 की गुणा 12 से करेंगे तो साथियों 118 नहीं आएगा। इसकी गुणा अगर 11 से करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन 12 की गुणा 7 से करेंगे तो साथियों ये नहीं आएगा। यहां पर साथियों क्या 12 की गुणा 12 से की गई है, ठीक है ना, यहां पर भी नहीं साथियों, 11 की गुणा 11 से की गई है, और 11 की गुणा 12 से की गई है, तो 132 आता है। यानी कि आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर डी है बिल्कुल करेक्ट है।
उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर अगर बात करें देखिए AC है, उसके बाद DG है, उसके बाद HM है, उसके बाद NU है, फिर VG है, फिर HU है। तो आपको ये बताने कि यहाँ पर कौन से दो लेटर आएंगे। देखिए अब साथियों आपको यहाँ पर रिलेशन ये ढूंढना है कि आपका ये AC से DG कैसे हुआ है, क्या AC से DG कैसे हुआ है। एक तो यहाँ पर आपको ये चीज नजर आ रही होगी क्या, यहाँ पर देखिए हर बार में देखिए यहाँ पर 2 बड़ा है, यहाँ पर कितना बड़ा है साथियों, D से G हुआ है यानी कि 3 बड़ा है, और H से साथियों M हुआ है, कितना यहाँ पर बढ़ गया है, यहाँ पर एक तरीके से साथियों 5 आपका बड़ा है, ठीक है ना। और N से U होता है, N 14 पर होता है और U आपका 21 पर होता है यानी कि 7 बड़ा है। और यहाँ पर कितना आपका बढ़ रहा है, V से G हुआ है यानी कि लगभग यहाँ पर 11 बड़ा है, और H से साथियों U हुआ है यानी कि 13 बड़ा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो 2 लेटर आएंगे वहां पर कितना बढ़ेगा, 2 3 5 7 11 13, तो कितना बढ़ेगा साथियों, मेरा मानना है 17 बढ़ेगा, ठीक है ना। क्या बढ़ेगा, 17, क्योंकि अभाज्य सीरीज चल रही है। तो अब ये देखिए पहला वाला लेटर आपका देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये A से साथियों D हुआ है यानी कि 3 बढ़ाया गया है, ठीक है ना। A से C हुआ है साथियों 3 बढ़ाया गया है। उसके बाद D से साथियों क्या हो गया है, मैं लिख लेता हूं, देखिए A 1 पर होता है, D 4 पर होता है, H 8 पर होता है, N 14 पर होता है, ये 22 पर होता है, फिर ये H 8 पर होता है। तो यहां पर अब साथियों आपको क्या क्या देखना है कि कितना कितना एक तरीके से बढ़ रहा है। अच्छा एक चीज और आपको साथियों नजर आ रही होगी, एक लॉजिक यहां पर और मिल रहा है, वो लॉजिक क्या साथियों मिल रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे। C से ये D हुआ है, ठीक है ना, फिर G का अगला होता है H, और M का अगला N होता है, U का अगला V होता है, G का अगला H होता है, तो U का अगला क्या होगा साथियों, V होगा। अब V आ गया तो दूसरा निकालना बहुत आसान है, ठीक है ना। अब V में साथियों 17 आप जोड़ दीजिए, अब 17 जोड़ेंगे तो 27 से ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जहां तक यहां तक हो सकते ना उतना जोड़ी, देखिए अब 23 24 25 26 ये 4 हो गए, ठीक है, 4 हो गए। आपको जोड़ना कितना है, एक तरीके से 17 जोड़ना है, तो मैं कहूंगा 13 और बढ़ा दीजिए A से, तो क्या आ जाएगा साथियों, M आ जाएगा, यानी कि VM कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है, तो यहां पर आपका VM ही आ जाएगा। एक नागरिक आपसे संपर्क करके आपका वेज यानी कि बिल्ला देखने का अनुरोध करता है, तो आप साथियों क्या करेंगे, आप क्या प्रक्रिया देंगे, इसे अपना अपमान समझेंगे और उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे या मना करेंगे, क्योंकि नागरिकों को आपका बैज देखने का अधिकार नहीं है, गर्व से उन्हें अपने पद के प्रमाण के रूप में दिखाएंगे, ठीक है ना, या अपना बैज दिखाने से पहले उनके इरादे पर सवाल उठाएंगे। तो मैं कहूंगा कि ऑप्शन नंबर C वाला साथियों सही है और यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, आप देखिए एक सीरीज वाला साथियों सवाल आपके सामने है कि 9 से 25, 25 से 20, 20 से 36, 31, 47, फिर आपको बताना है कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद 58 और फिर 53 ही आना चाहिए। देखिए 9 से 25 फिर 20 फिर 36 ऐसे नहीं सही रहेगा। सही साथियों कैसे रहेगा, ऐसे सही रहेगा। 9 से आपका 20 हुआ है और 20 से आपका साथियों एक तरीके से 31 हुआ है। देखिए यहां पर भी 11 बड़ा है और यहां पर भी एक तरीके से 11 बड़ा है, और तो यहां पर भी मेरा मानना है कि 11 ही बढ़ेगा। तो जब 31 में 11 बढ़ता है तो 41 बोले तो 42 आ जाएगा। तो क्या 42 ऑप्शन होगा, 42 ऑप्शन में, लेकिन अभी हम आंसर नहीं लगाएंगे फाइनल। अब देखिए यहां पर 25 से 36 हुआ यानी कि 11 बड़ा है। अब 36 से 47 हुआ यानी कि 11 बड़ा है। 47 से 58 हुआ 11 बड़ा है। बिल्कुल साथियों 11 बड़ा है, और अगर 42 में 11 जोड़ेंगे तो 53 ही आता है, यानी कि बी सी का देवर या साला है। यानी कि सबसे पहले जो आपसे साथियों यहाँ पर कहा जा रहा है कि बी जो है ना ये सी का देवर है या साथियों साला है, इसमें से कोई एक बात है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं कह सकता हूं साथियों सी का क्या, सी का कोई पति होगा। सी का कोई पति होगा, मान लीजिए ये पति है। अब उसका साथियों मान लीजिए कोई भाई है, ठीक है, वो उसका नाम बी है, तभी तो साथियों सी जो होगा ना वो एक तरीके से देवर हो पाएगा। सी का देवर जो है ना वो बी हो पाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आएगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि सी जो है ना एफ की पुत्री है। तो ये सी जो है साथियों किसकी पुत्री है, ये एफ की पुत्री है, जिसकी केवल एक पुत्री है और एक पुत्र है। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों क्या कहा गया है, यानी कि एफ की एक पुत्री है और एफ का एक पुत्र है साथियों, वो पुत्र आपका ये हो जाएगा और पुत्री आपकी ये हो गई, ठीक है ना। यानी कि भाई ये और ये दोनों आपस में पति पत्नी है, ये उनका भाई है, ये इनकी माँ है और ये इनका एक बेटा है। उसके बाद क्या कहा गया है कि ए बी का एकमात्र भाई, यानी कि बी का एकमात्र भाई कौन है, ए है। तो बी का एकमात्र भाई कौन होगा, ए होगा, जो कि साथियों यहां पर आ जाएगा। उसके बाद लिखा है कि एफ के पुत्र के
किसे किस प्रकार संबंधित है ए, यानी कि एफ का पुत्र कौन है, एफ का पुत्र ये है, ठीक है ना। तो ये क्या कहेगा ए को, तो ये क्या कहेगा साथियों, एक तरीके से जीजा जी कहेगा। तो मैं कहूंगा साथियों जीजा जी कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। यहां पर आपसे कहा गया है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, क्या एक महिला कहती है, मान लीजिए एक पुरुष है और ये साथियों महिला क्या कह रही है, एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए कह रही है कि उसका भाई, क्या उसका भाई, तो मान लीजिए साथियों इसका ये भाई, इसका भाई का पिता, इसका भाई का पिता, ठीक है ना, इसका भाई का पिता मेरी माँ का इकलौता बेटा है, इसके भाई का, यानी कि ये जो है ना मेरी माँ का इकलौता क्या है साथियों, मेरी माँ का इकलौता बेटा है, ये आपसे कुल मिला के कहा जा रहा है। तो महिला उस आदमी से कैसे संबंधित होगी, तो साथियों वो बुआ ही तो कहेगा, इनको बुआ कहेगा। तो बुआ कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ठीक है ना, इसको मैं क्या कर लेता हूं साथियों बड़ा, यहाँ पर ये आपका हो चुका है, डायरेक्शन का सवाल है और बहुत शानदार ये सवाल है। कहा गया है यहाँ पर कि प्रभु ने, क्या साथियों, प्रभु ने अपने घर से पूरब दिशा में अपने दोस्त के घर तक 20 किलोमीटर की दूरी तय, यानी कि प्रभु अभी यहाँ पर है वो उत्तर की तरफ, नहीं सॉरी पूर्व की तरफ कहा गया ना, तो पूर्व की तरफ जाता है और कितना तय करता है, 20 किलोमीटर का सफर तय करता है। कहने के कुछ समय बाद वह अपने दोस्त के घर से निकलता है और दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर तय करता है। तो साथियों अगर बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, क्या कहा गया है साथियों, दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर तय करता है, 15 किलोमीटर चला दिया। कहने के कुछ समय विश्राम करने के बाद फिर से चलना शुरू किया और दाएं मुड़कर 18 चला, तो दाएं मुड़ दिया और 18 साथियों हमने इसको चला दिया। फिर कह रहे हैं कि 18 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप पर गया, ठीक है, वहां से वो दाएं मुड़ा और 15 चलता है, तो दाएं मुड़ा और साथियों 15 चला, तो कहने के उसे उसके घर तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर और चलना होगा, यानी कि अभी वो यहाँ पर आ चुका है और उसका घर ये है, तो कितनी दूरी है इनके बीच, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये टोटल दूरी 20 है यहां से लेकर यहां तक, और ये दूरी 18 है, यानी कि ये दूरी भी साथियों 18 होगी, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी साथियों, 2 किलोमीटर हो जाएगी। तो मैं कहूंगा उसके घर से दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर की है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें साथियों, यहां पर आपको क्या लिखा हुआ है और यहां पर कैसे क्या इसका आंसर होगा ये देखिए और मुझे बताने की कोशिश कीजिए। देखिए कि कह रहे हैं कि सुबह प्रतिदिन सुबह को गोल गुंबद की छाया 12 कमान पर पड़ती है। मान लीजिए साथियों ये क्या हो जाएगा, ये आपका साथियों क्या हो जाएगा, ये गुंबज हो जाएगा, क्या गोल गुंबज हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया साथियों, ये आपका हो गया गोल गुंबज। चलिए अब कह रहे हैं कि सुबह में, यानी कि अब मान लेते हैं साथियों इधर पूरब है, क्या इधर पूरब है और इधर साथियों क्या है, इधर आपका पश्चिम है। चलिए कहा गया है कि रोज सुबह गोल गुंबद की छाया 12 कमान पर पड़ती है, तो मैं कह सकता हूं ये क्या है, ये 12 कमान है, ठीक है ना, ये 12 कमान है तभी तो साथियों पड़ेगी। उसके बाद कह रहे हैं कि और शाम में 12 कमान की छाया गोल गुंबद पर पड़ती है, ठीक है, तो गोल गुंबद 12 कमान के किस दिशा में है, तो क्या कहा जा रहा है साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि गोल गुंबद जो है ना 12, क्या एक सेकंड, तो गोल गुंबद 12 कमान के किस दिशा में है साथियों, ये पूरब में ही तो है, इधर पूरब भी तो होता है, तो पूरा भाग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पूर्वी भाग आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए कहने के 10:23 पूर्वाह्न पर घड़ी के घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच साथियों कोण क्या बनेगा, ये आपको यहाँ पर साथियों बताया जा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो सकता है बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, कई बार मैंने आपको बताया कि एक सूत्र होता है और उस सूत्र की मदद से साथियों आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से साथियों सॉल्व कर सकते हैं। वो सूत्र क्या मैं आपको बता देता हूं, घंटे गुणा 10, क्या साथियों, घंटे गुणा 10 नहीं बल्कि घंटे गुणा 30 माइनस, ठीक है ना, 11/2 गुणा मिनट। तो अब आपको क्या करना है साथियों, अब आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि जो घंटे की वैल्यू है, यानी कि जो घंटे बताया गया है प्रश्न में वो घंटे की जगह घंटे रख देना, और जो मिनट बताया गया है वो साथियों मिनट की जगह मिनट रख देना, बस इतना काम करना है। तो घंटे क्या है, 10 घंटे 23 मिनट, यानी कि 10 गुणा 30, ठीक है ना, माइनस 11/2 और गुणा मिनट कितना है, 23 मिनट है, तो 23 यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका साथियों 300 माइनस, और ये आपका कटेगा तो 5.5 आएगा, यानी कि 23 की गुणा साथियों 5.5 से कर दीजिए, तो 5 3 आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा,
ठीक है ना, सॉरी 5 तियां 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 तियां 15, 5 दूना 10 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी 115 आ जाएगा, यानी कि 5 6 2 1, यानी कि 126.5 करके आ जाएगा। यानी कि इसमें से 126.5 आपको क्या कर देना है, घटा देना है। तो साथियों आंसर लगभग आपका कितना आएगा, मैं कहूंगा 173.5 डिग्री उन दोनों सुइयों के बीच कोण बनेगा, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि सही जवाब आपका क्या होगा। अब यहाँ पर अगर बात करें इस मैथ के सवाल में थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसको मैं सही तरीके से साथियों यहाँ पर खुद लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर साथियों सबसे पहले लिखा होना चाहिए 3000 का, क्या अब 3000 का लिखा हुआ है, इसका मतलब साथियों गुणा है, तो मैं गुणा डायरेक्ट लिख देता हूँ। उसके बाद 30% लिखा है, तो 30% का मतलब 30/100 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। प्लस लिखा है, प्लस लगा दीजिए। अब इसके ऊपर अंडर रूट है, तो 289 की जब हम साथियों बात करते हैं तो 289 ये 17 का स्क्वायर तो होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 17 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद माइनस है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ भाई, ये कुछ नहीं, ये 289 ये वाला माइनस 897, तो माइनस 897 मैंने यहां पर लिख दिया। अब देखिए इन दो जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 तियां 9, यानी कि 900 यहां पर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। और प्लस ये 17 है, ठीक है, प्लस आपका ये 17 हो जाएगा, माइनस 897 हो जाएगा। यानी कि 917 में से 897 आपको घटाना है, 897 आपको घटाना है, 0 बच गया, 2 बच गया, यानी कि 20 यहां पर आ जाएगा और 20 आपका बिल्कुल सही। देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। अब यहां पर साथियों आपको क्या बताना, एक तरीके से सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना, और आपसे पूछा जा रहा है कि 1235 गुणा 4523 से 2451, इन सब को अगर 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है। तो कुल मिला के साथियों पूरा मसला यह है कि शेषफल आपको बताना है। अब देखिए यहां पर अगर साथियों बात करें, क्या 1235, क्या 1235 गुणा 4523, क्या 4523 गुणा 2451, 2451 इनको 12 से साथियों विभाजित करना है। अब एक काम करो और शेषफल आपको बताना है। अब इसमें से देख लो, इसको विभाजित करो और देख लो शेषफल क्या आएगा। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 आपका कितना हो, 12 दूना 24, 12 तीन आपका 36 ज्यादा हो जाएगा, 12 दूना 24, ठीक है ना। तो कितना बचेगा, 11 शेषफल बचेगा, ठीक है 11 शेषफल रख लो। अब इसकी अगर बात करें 12 कम 12 24 36, 12 चौक 48 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 तीन आपका 36 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर साथियों कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो ये 92 हो जाएगा। 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, तो 12 सत्ते 84 हुआ। ये कितना है साथियों, 6 और 2 कितना हो जाएगा, ठीक है ना 8 हो जाएगा। तो यहां पर साथियों 8 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई, आ गई, ठीक है। चलिए कितना हो गया, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसको कम करोगे तो ये मेरे ख्याल से यहां पर भी साथियों 11 शेषफल बचेगा, मैं कहूंगा बिल्कुल बचेगा। इसको अगर कट करेंगे 12 दूना 24, 12 तीन 48, तो यहां पर कितना शेषफल बचेगा साथियों, पूरा 3 शेषफल बचेगा। तो अब इन सब की गुणा करा लो, कोई दिक्कत नहीं। 11 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, और 121 की 3 से करोगे 3 6 3 आ जाएगा। अब साथियों इसमें से देख लो कि यहां पर क्या शेषफल बचेगा, 12 3 36, 3 बचा, यानी कि शेषफल आपका जो बचेगा वो कितना बचेगा, वो 3 बचेगा, और 3 ऑप्शन नंबर बी में, और यही आपका साथियों क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर क्या होगा। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि यदि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 112.5 है, तो कह रहे हैं कि दूसरी और तीसरी संख्या का योग बताइए। तो सबसे पहले हम दूसरी तीसरी संख्या निकाल लेंगे, लेकिन यहां पर एक बात कही गई थी कि कभी भी अगर आपसे यह कहा जाए कि 4 क्रमागत संख्याएं कितनी होगी, तो मैं कहूंगा एक संख्या मान लेते हैं, पहली ए हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी साथियों अगर बात करें, ठीक है ना, दूसरी क्या हो जाएगी, a+1 मान सकते हैं, बिल्कुल a+1 मान सकते हैं, और तीसरी क्या हो जाएगी, a+2 हो जाएगी, और चौथी संख्या क्या हो जाएगी, a+3 हो जाएगी। यानी कि 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, ये 4 क्रमागत संख्याएं आ गई हैं, और इनका अगर औसत कहा गया है तो मैं कहूंगा ये संख्या 4 है, और इनका औसत कितना है साथियों, 112.5 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, कहिए समझ में आ गई। अब अगर हम ये देखें कि इन सभी संख्याओं का योग कितना है, तो औसत की गुणा संख्याओं से कर दीजिए कि कितनी संख्या है, 4, यानी कि 112 की गुणा मैं कहूंगा पॉइंट एक तरीके से भूल जाइए कुछ सेकंड के लिए, ठीक है ना। देख लेते हैं, 4 पंजे 20 आपका हो जाएगा, 4 दूना 8, और आपका ये साथियों 10 हो गया, 4 कम 4, और आपका ये 5 हो गया, 4 कम 4, यानी कि 450 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी कि अगर मैं कहूं इन सब का योग क्या होगा, तो कितना होगा, 450 होगा। कैसे, पॉइंट लगा था ना, पॉइंट यहां पर लगा देंगे, 0 कोई फायदा नहीं। अब देखिए
1A 2 1 3 A 4 यानी कि 4A प्लस ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6 यानी कि 4A प्लस 6 बराबर कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। 4A बराबर कितना आ जाएगा 450 में से 6 जाएगा 444 आ जाएगा यानी कि A बराबर कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा। तो आपसे कहा गया था कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दूसरी संख्या ये हो जाएगी यानी कि 111 प्लस 1 112 प्लस तीसरी संख्या ये हो जाएगी यानी कि 111 प्लस 2 114 हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसको जोड़ दीजिए साथियों, 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी 2 यहां पर भी 2 यानी कि 226 आपका राइट आंसर। 226 कहां पर है भाई? एक सेकंड, कुछ दिक्कत है क्या? एक सेकंड देख लीजिए। अच्छा 111 112 ठीक है, और 112 अच्छा यहाँ पर 113 आएगा। हाँ 111 और 2 113 होता है तो ये 226 नहीं बल्कि 225 आएगा, और 225 आपका कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही आपका क्या होगा? यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा। जिन लोगों ने भी क्लास को अभी तक साथियों लाइक नहीं किया तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। कहा गया है कि ए और बी 6000 रुपए में एक काम करने का वचन देते हैं, यानी कि दो लोग हैं ए और बी, कह रहे हैं कि हम एक काम करेंगे उसके 6000 रुपए लेंगे। क्या दोनों लोग कह रहे हैं हम 6000 रुपए लेंगे? कह रहे हैं कि ए उस काम को 10 दिन में करता है, यानी कि ए अगर करे तो उस काम को 10 दिन में करेगा, लेकिन अगर बी अकेले उस काम को करे तो बी उस काम को साथियों 12 दिन में करेगा। यानी कि अगर सी की सहायता से वो काम, यानी कि अगर ये ए और बी तो काम करें लेकिन इसमें सी भी काम कर ले तो ये सारा काम 4 दिन में निपट जाएगा। तो कह रहे हैं कि सी को उसके काम के लिए कितना भुगतान किया जाना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, चलिए तो अगर हम ये निकाल लें कि ए बी सी के द्वारा कितना कितना किस किस रेशियो में काम किया गया है तो वही उनका एक तरीके से लाभ होगा, यानी कि जिस रेशियो में जो जितना काम करता है वही रेशियो उसका लाभ का अनुपात होता है। तो कुल मिला के साथियों 3 चीजें हैं। एक पहला पॉइंट हम ये देख लेंगे कि यहां पर एक ऐसा नंबर लिखेंगे जो 10 के पहाड़े में भी आए, 12 के 4 के पहाड़े में भी आए। तो मैं कह सकता हूं 60 एक ऐसा नंबर है। देखिए अब कितनी कितनी बार में कटता है, 10 छंग 60 तो 6 आ गया, 12 पंजे 60 ये आ गया, और 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 ही आ गए। यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि ए ठीक है ना 6 काम करता है एक दिन में, बी एक दिन में 5 काम करता है, और ए बी सी तीनों मिलकर 15 काम करते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में साथियों 5 काम करता है, तो सी एक दिन में कितना काम करेगा? अरे भाई दोनों मिलकर 11 कर रहे हैं और तीनों मिलकर 15 कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 4 काम करेंगे। यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि सी को उसके काम के लिए कितना भुगतान किया जाना चाहिए। अब एक तरीके से हमें ये रेशियो पता चल गया है कि ये दोनों किस किस यानी कि तीनों किस किस अनुपात में काम करते हैं, 6:5:4, तो यही इनके लाभों का अनुपात कहलाएगा। तो कुल मिला के अगर ए को 6 लाभ मिलता है, बी को 5 लाभ मिलता है और सी को 4 लाभ मिलता है, और कुल मिला के अगर एक तरीके से बात करें 6000 लाभ है, ठीक है ना, मतलब अब इसमें सी भी ऐड हो जाएगी इन 6000 में से, तो टोटल अगर 6000 रुपए मिलते हैं तो सी का प्रॉफिट क्या होगा? 4 और बटे में इन सब का योग आ जाएगा जो कि कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15 एकम 15, 15 चौक 60 हो जाएंगे, यानी कि 400 चौक कितने हो जाएंगे? मैं कहूंगा 1600 हो जाएंगे, यानी कि 1600 सी को भुगतान किया जाएगा। और 1600 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कहने के प्रिंटिंग प्रेस में एक व्यक्ति एक सप्ताह में 1000 पेज, क्या बहुत ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति एक सप्ताह में, क्या एक व्यक्ति साथियों एक सप्ताह में यानी कि 7 दिन में, ठीक है, 1000 पेज टंकित कर सकता है, जो प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। यानी और कहने के वह प्रतिदिन 7 घंटे अगर काम करता है तो 2000 पृष्ठों को कितने दिनों में टंकित कर पाएगा, टाइप कर पाएगा? कुछ नहीं करना है, एक व्यक्ति है, ठीक है, 7 दिन काम करता है, ठीक है, रोज 8 घंटे काम करता है, ठीक है, कितना काम कर सकता है? 1000 पेज को टाइप कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अब दूसरी जगह आ जाइए, वह प्रतिदिन, ठीक है ना, अगर 7 घंटे काम करता है, क्या साथियों 7 घंटे काम करता है, और ठीक है ना, क्या एक व्यक्ति एक सप्ताह में 1000 पेज टाइप करता है, हाँ, तो एक दिन में भी काम करता है, मतलब एक दिन में काम करता है और टोटल एक दिन में 7 घंटे काम करता है। तो कह रहे हैं कि कितने
दिन लगेंगे उसको, तो मैं कह सकता हूं दिन के लिए हम यहां पर कर देंगे दिन लगेंगे। और कितने साथियों टाइप कर सकता है 2000, तो 2000 काम हमेशा नीचे आएगा, ठीक है ना। तो ये 1000 एकम 1000 और यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब साथियों क्या करेंगे, ये आपका दिन रखा हुआ है, ये दिन है और बराबर ये 7 गुणा 8 और इस 2 की गुणा इधर हो जाएगी यानी कि 2 और इस 7 ये नीचे आ जाएगा, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा यानी कि दिन की संख्या कितनी आई 16 दिन। 8 दूना 16, तो 16 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कह रहे कि कितने समय में 6,25,000 रुपए वार्षिक रूप से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8,31,875 हो जाते हैं। यानी कि अगर कभी आपको ऐसा सवाल दिया जाए तो इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि एक रकम आपको दी जाए, कहा जाए कि अगर उस पर 10% वार्षिक ब्याज लगता है तो वो इतनी रकम हो जाती है। तो मुझे समय बताइए कि कितने समय में हो जाती है। कुछ नहीं आपको करना है साथियों, आपको क्या करना है, ठीक है ना। मैं आपको साथियों बता देता हूं कि आपको करना क्या है। आप ये बड़ी वाली रकम को ऊपर रख लीजिए, क्या बड़ी वाली रकम को साथियों ऊपर रख लीजिए। मैं 8,31,850 या सूत्र के अकॉर्डिंग आपको बताऊं, अरे आपने सूत्र वो पढ़ा होगा ना भाई, A बराबर P 1 + R बटे 100 की पावर T, ये वैसा ही तो होगा। तो ये आपका A हो गया बराबर P क्या है, P ये है 6,25,000, 6,25,000 आपका ये हो गया, ठीक है ना। 1 + R कितना है 10% है और नीचे 100 आ जाएगा और ये T हमें ज्ञात करना है यानी कि समय हमें ज्ञात करना है। अब 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, 10 से कम 10, 10 और 11, 11 बटे 10 हो जाएगा। इसकी पावर कितनी है साथियों, T है। अब देखिए ये बटे में आ जाएगा क्या, 8,31,875 यानी कि 8,31,875 बटे 6,25,000, ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, अब इसको आप कट कीजिए, आप 5 से इसको कट कीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 चला जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएंगे, फिर 3 आ जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएंगे, ठीक है ना। 1 जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, फिर 3 जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। तो छोटा छोटा करने की कोशिश कीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद साथियों कट करें, बिल्कुल कट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको हटा दीजिए जरा, क्या इसको यहाँ पर साथियों इसको हटा दीजिए क्योंकि हमें जगह की अभी ज़रूरत है। और 5 से इसको कट कीजिए तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। इसको अगर कट करेंगे साथियों यहाँ पर 25 आ जाएगा और ये आपका ये हो जाएगा। इसको और ज़रा कट करिए, ठीक है ना, इसको यहाँ पर रखिए, 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। और इसको अगर कट करोगे 5 5 25 और 0 0 0 आ जाएगा। ये आपका क्या आएगा, ये 10 बटे 11 बटे 10 की पावर T के बराबर आ रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसको भी साथियों हटा दीजिए। अब यहाँ पर अगर बात करें, एक बार और कट कीजिए, काम हो गया। 5 एकम 5, 0 आ गया, 5 छंग 30 और साथियों 1 सेकेंड 5 एकम 5 और ये आपका 5 3 15, 5 3 15 और 5 एकम 5। तो मैं कह सकता हूँ 11 बटे 10, ठीक है ना, की पावर T। अब ये पता, ये 11 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है। तो मैं कह सकता हूं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 11 बटे 10 आ गया और ये आपका T हो जाएगा। ये भी सेम कैंसिल हो जाएगा यानी कि T बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यानी कि 3 वर्ष आपका राइट आंसर आ जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर सी वाले में, यानी कि जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही है। तो ऐसा सवाल आपसे ये समझ लीजिए साथियों पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार साथियों कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। उसके अलावा साथियों जिस पीडीएफ का जिक्र मैंने किया था, सिर्फ 45 रुपए में आपको पीडीएफ दी जा रही है। सरसरी तौर से देखकर चले जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि 65 से 70% पेपर आपका यहीं से साथियों आएगा। और जो कोई भी साथियों वीडियोस आपको दी जाए टारगेट सिलेक्शन के माध्यम से, उसको देखिए अच्छे तरीके से। मेरा मानना है कि पेपर आपका बहुत आराम से फतेह हो जाएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।